हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एससीईआरटी के इंपॉर्टेंस को जानते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम लोग क्लास 10th स्टैंडर्ड हिस्ट्री चैप्टर 8 प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद को पढ़ेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, सहयोग बनाकर रखिए। तो चलिए पढ़ते हैं। चैप्टर क्या है? प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। वैसे ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका एक एक सेंटेंस जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं कि प्रेस संस्कृति क्या था। तो आज के वर्तमान युग में जब हम प्रेस के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं, ये हमारे जीवन के हर पहलू को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है। चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो या सूचना का, मनोरंजन या हो या रोजगार का, इससे प्रत्यक्ष रूप से दुनिया संचालित हो रहा है। आज की दुनिया में छपाई के पूर्व की स्थिति की सिर्फ कल्पना ही की जा सकती थी, जहाँ मनुष्य परिवर्तनकारी घटनाओं से तुरंत परिचित नहीं होता था और ज्ञान एवं सूचना के अभाव में मानव तार्किक एवं मानवीय प्रवृत्ति के विकास से जो है वंचित था। चूंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, अतः सूचना की आवश्यकता ने आविष्कार हेतु ज्ञान जगत को प्रेरित किया। हालांकि यह आविष्कार जो था कोई अचानक के एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि सदियों के अनवरत विकास क्रम की कहानी है, जिसने पूरे विश्व की सोच में क्रांतिकारी बदलाव लाकर रख दिया। छापाखाना के आविष्कार का महत्व इस भौतिक संसार में आग, पहिया और लिपि की तरह है, जिसने अपनी उपस्थिति से पूरे विश्व के जीवन शैली को एक नया आयाम प्रदान किया। तो क्या हुआ कि जिसे आवश्यकता ही आविष्कार की जननी कहा जाता है, और सूचना की जब आवश्यकता पड़ी और तभी क्या हुआ कि प्रेस का आविष्कार हुआ, या फिर उस तरह से जो भी प्रेस के लिए जो जरूरी चीजें उसका आविष्कार हुआ। तो सबसे पहले किसका आविष्कार हुआ कि छापा खाने का जो आविष्कार था, और इसका महत्व इस भौतिक संसार में आग, पहिया और लिपि की तरह है, जिससे अपनी उपस्थिति से पूरे विश्व के जीवन शैली को एक नया आयाम प्रदान किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अशोक का अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, और ब्राह्मी लिपि किस तरह से लिखा जाता था उसका एक चित्र यहाँ पे दिया हुआ है। अब जो है मुद्रण या फिर प्रिंटिंग, जो है प्रिंट का इतिहास जो है गुटेनबर्ग तक, मुद्रण का इतिहास ये जो है गुटेनबर्ग तक। तो मुद्रण को क्या कहते हैं कि प्रिंटिंग कहा जाता था। और मानव सभ्यता के आदिकाल में मनुष्य जो देखता था उसे अपनी स्वाभाविक बुद्धि तथा अनुभव के अनुसार विभिन्न प्रकार से अंकित करने का प्रयास करता था। लेखन सामग्री के आविष्कार के पूर्व मानव चट्टानों तथा गुफाओं में अनुभवों एवं प्रसंगों की खुदाई करके चित्रित करता था तथा मिट्टी की टिकियों का उपयोग करता था, और बाद में जो है कि अपने ज्ञान को विभिन्न पत्रकों पर चित्रित करने लगा। तो यहाँ पे एक है कि 105 एडी, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट, एडी में तस प्लाइलून जो एक चीनी नागरिक था ने कपास एवं मलमल की पट्टियों से जो है कागज बनाया। फर्स्ट टाइम कब? 105 एडी में किसने? तस प्लाइलून जो था उसने कपास एवं मलमल की पट्टियों से कागज बनाया। तो क्या यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको पढ़ते हैं कि ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होता था। तो स्याही से लगे क्या है, काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रखकर छपाई करने की विधि को ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। जैसे कोई कागज का टुकड़ा है और उस पर क्या है, काठ का ब्लॉक या फिर तख्ती पर कागज को रखकर छपाई करने की जो विधि है उसको ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। हम लोग आप लोग सभी देखते हैं आजकल। तो यहाँ पे क्या है कि ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 105 में जो है कपास एवं मलमल की पट्टियों से कागज बनाया। तो जब कागज बन गया तो क्या हुआ कि फलस्वरूप कागज लेखन एवं चित्रांकन का एक साधन जो है बन गया। और मुद्रण की जो है सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। और सबसे पहले क्या हुआ कि अब मुद्रण जो है, पहले तो छपाई जो है अगर पूछा तो चीन, सॉरी, कागज अगर कहाँ आविष्कार हुआ तो कागज कहाँ बनाया? चीन में। लेकिन जो मुद्रण की जो तकनीक है सबसे पहले कहाँ, तो वो भी चीन में हुआ था। उसके बाद जापान और कोरिया में विकसित हुआ, और लगभग इसकी शुरुआत 594 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 594 में। और लकड़ी के ब्लॉक के माध्यम से की जाती थी। तो यहाँ पे एक और है कि लकड़ी का ब्लॉक हम लोग पढ़ चुके हैं, और ये लकड़ी का ब्लॉक का चित्र है। जैसे ये छोटा वाला है, ये इसके मीडियम साइज और ये लार्ज साइज, इस तरह से करें। आगे क्या है कि 594 में जो है इसका शुरुआत हुआ था, लेकिन 712 ईस्वी तक इस चीन के सीमित क्षेत्र में ही फैला था। मतलब बस जहाँ जहाँ चाहता था वो लोग चीन का, वहां तक ही फैला था। लेकिन 760 ईस्वी तक इसकी लोकप्रियता चीन और जापान में काफी बढ़ गई, और ब्लॉक प्रिंटिंग का उपयोग अब पुस्तकों का पृष्ठ बनाने में होने लगा। जो पुस्तक के पृष्ठ बनाते थे उसमें भी यूज होने लगा, और दो छपे कागज के टुकड़ों को चिपकाकर जो है एक पन्ना बनाया जाता था। और लगभग 10वीं सदी के पूर्वार्ध तक ब्लॉक प्रिंटिंग की प्रक्रिया द्वारा मुद्रा पत्र भी छापे गए, और इसी सदी के उत्तरार्ध में असामाजिक तत्वों द्वारा इसकी जो है नकल भी की जाने लगी। तो मुद्रण कला के आविष्कार और विकास का जो है श्रेय चीन को जाता है, और 1041 में एक चीनी व्यक्ति पी सेंग ने मिट्टी के मुद्रा बनाए। तो फाइनली जाके जो है एक जो है पी सेंग जो है ना, उन्होंने मिट्टी के जो है मुद्रण का जो होता है कि मुद्र बनाया, और इस अक्षर मुद्रों का संयोजन कर जो है छाप लिया जा सकता था, और बार बार अलग करके इन्हें संयोजित भी किया जा सकता था, और इसी पद्धति ने है ब्लॉक प्रिंटिंग का स्थान ले लिया। कोरियन लोगों ने कुछ समय पश्चात लकड़ी एवं धातु पर खोदकर टाइप बनाए। अब पहले तो मिट्टी में एक पीस ने मिट्टी के मुद्र बनाए है ना, जैसे ABCD है, सबका अलग अलग बना लिया, जिसका जहाँ पे जो जरूरत है उसको सेट सेट करके ब्लॉक करता था। अब कोरिया में जब ये पद्धति पहुंचा तो उन लोगों ने इसको लकड़ी और धातु पर खोदकर बना दिया कि मिट्टी का बर्बाद हो जाता बार बार, तो लकड़ी और धातु क्या था, टिकाऊ था।
धातु के जो है मूवेबल टाइपों द्वारा प्रथम पुस्तक जो है 13वीं सदी के पूर्वार्ध में मध्य कोरिया में छापी गई थी। तो अगर पूछेगा कि सबसे पहले किताब जो है मूवेबल टाइपों के द्वारा कब छापा गया था, तो 13वीं सदी में। कहाँ? कोरिया में। चीन नहीं कर दीजिएगा, कोरिया में छापी गई थी। काफ़ी दिनों तक जो है मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक जो है चीनी राजतंत्र था, क्योंकि इसे सिविल सेवा के आकांक्षी लोगों की जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए बड़ी मात्रा में किताबें छपवानी पड़ती थी। और 16वीं सदी तक परीक्षा देने वाली की तादाद बढ़ने से छपी किताबों की मात्रा में भी उसी अनुपात में भी वृद्धि हुई। 17वीं सदी तक चीन में शहरी संस्कृति के फलने फूलने से छपी हुई सामग्रियों के उपभोक्ता अब विद्वान और अधिकारी ही नहीं रहे, बल्कि व्यापारी और अमीर महिलाओं के रूप में भी एक वर्ग सामने आया। 19वीं सदी तक आते आते मांग को पूरा करने हेतु संघाई प्रिंट संस्कृति का नया केंद्र बन गया और हाथ की छपाई की जगह अब यांत्रिक छपाई ने ले ली। तो जैसे क्या हुआ कि जो भी यूपीएससी की तैयारी करता है, तो वो जानता है कि चीन जो था ना, वहाँ पे सब मतलब वो था कि वहाँ पे सिविल सेवा का परीक्षा वो सदियों से होता आ रहा है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो सिविल सेवा का परीक्षा देने के लिए जो लोग उनको जो नोट्स वगैरह की जरूरत पड़ती थी या किताबों की जरूरत पड़ती थी, तो वो छपी किताब आने से जो है उनकी जो है संख्या भी बढ़ गई, है ना। और इसका जो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया छपी हुई किताबों का। और अब जो है धीरे धीरे संघाई जो है प्रिंट संस्कृति का नया केंद्र बन गया और हाथ की छपाई की जगह अब क्या हो गया, मशीन से छपाई होने लगी। अब यूरोप में कब छपाई का आरंभ हुआ कि यूरोप के आरंभ में गुटेनबर्ग की भूमिका। यद्यपि मूवेबल टाइपों द्वारा मुद्रण कला का आविष्कार तो पूरब में ही हुआ, परंतु इस कला का जो है विकास यूरोप में अधिक हुआ। इसका प्रमुख कारण था कि चीनी, जापानी और कोरियन भाषा में 40,000 से अधिक वर्णाक्षर थे। फलतः सभी वर्णों का ब्लॉक बनाकर उपयोग करना जो है कठिन कार्य था। और लकड़ी के ब्लॉक द्वारा होने वाली मुद्रण कला समरकंद, पर्शिया, सीरिया मार्ग से जो है रेशम मार्ग से व्यापारियों द्वारा यूरोप सर्वप्रथम रोम में प्रविष्ट हुई। और 13वीं सदी के अंतिम में रोमन मिशनरी व मार्को पोलो द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने जो है यूरोप पहुंचे। तो यूरोप में ब्लॉक प्रिंटिंग का कब पहुंचा? 13वीं सदी में पहुंचा। और किन के द्वारा पहुंचा? जो है रोमन मिशनरी, मार्को पोलो, इन सब के द्वारा जो है ब्लॉक प्रिंटिंग का नमूना यूरोप पहुंचा। वहाँ इस कला का प्रयोग जो है ताश खेलने एवं धार्मिक चित्र छापने के लिए किया गया। पहले तो क्या है, इसका प्रयोग सबसे पहले ताश खेलने एवं धार्मिक चित्र छापने के लिए किया गया। अब क्या, रोमन लिपि में अक्षरों की संख्या कम होने के कारण लकड़ी तथा धातु से बने मूवेबल टाइपों का प्रसार जो है बहुत तेजी से हुआ। इसी बीच कागज बनाने की कला जो है 11वीं सदी से पूर्व से यूरोप पहुंची थी तथा 1336 ईस्वी में प्रथम पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में हुई थी। तो फर्स्ट पेपर मिल की स्थापना 1336 में जर्मनी में हुई थी। इसी काल में शिक्षा के प्रसार, व्यापार एवं मिशनरियों की बढ़ती गतिविधियों से सस्ती मुद्रित सामग्रियों की जो है मांग तेजी से बढ़ी। इस मांग की पूर्ति के लिए तेज और सस्ती मुद्रण तकनीक की आवश्यकता थी, जिसे 1430 के दशक में स्ट्रेसबर्ग के योहान गुटेनबर्ग ने अंततः कर दिखाया। तो 1430 के दशक में गुटेनबर्ग नामक एक व्यक्ति जो था स्ट्रेसबर्ग नामक के योहान गुटेनबर्ग, उसका पूरा नाम क्या था? योहान गुटेनबर्ग। रहने वाला कहाँ का था? स्ट्रेसबर्ग। और टाइम पीरियड क्या था कि 1430 के दशक में। गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस। जर्मनी के मेंज नगर में गुटेनबर्ग ने कृषक जमींदार व्यापारी परिवार में जन्म लिया था। वो बचपन से ही तेल और जैतून पेरने वाली मशीनों से परिचित था। तो गुटेनबर्ग ने अपने ज्ञान एवं अनुभव से टुकड़ों में बिखरी मुद्रण कला के ऐतिहासिक शोध को संगठित और एकत्रित किया तथा टाइपों के लिए पंच, मैट्रिक्स, मोल्ड आदि बनाने पर योजनाबद्ध तरीके से कार्यारंभ किया। मुद्रा बनाने हेतु उसने सीसा, टीन, रांगा और बिस्मथ जैसे धातुओं को उचित मिश्र धातु बनाने का तरीका ढूंढ निकाला। और शीशे का चयन सस्ता और स्याही के स्थानांतरण करने की क्षमता के कारण किया गया। रांगा का या टीन का उपयोग इसकी कठोरता एवं गलाने के गुणों से किया गया। तो बिस्मथ क्या था? बिस्मथ जो एक धातु था, इसकी एक खास बात है कि इसकी विशेषता यह है कि यह ठंडा होने पर फैलता है, जिससे अन्य धातुओं के ठंडा होने पर संकुचन की भरपाई हो सके और इसके परिमाण की सत्यता जो है वो बनी रहे। तो हम लोग जानते हैं कि लोहा और जो दूसरे धातु होते हैं वो क्या होते हैं कि जब ताप बढ़ता है तो फैल जाता है, लेकिन बिस्मथ धातु जो होता है कि ठंडा होने पर वो क्या है, वो ठंडा होने पर फैलता है। और जो लोहा वगैरह होता है वो क्या होता है कि गर्म होने पर फैल जाता है, ठंडा होने पर संकुचित होता है। इसके साथ जस्ट उसका ऑपोजिट था, ये ठंडा होने पर फैलता था और गर्म होने पर संकुचित होता था। तो इससे क्या होता था, जो उसका बिस्मथ से क्या होता था कि जो संकुचन धातु के ठंडा होने पर संकुचन की भरपाई हो सके और परिमाण की सत्यता बनी रहे। यानी कि अगर ठंडा गर्म हो जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, इसका जो परिणाम था, रेशियो था, वो बना रहेगा। गुटेनबर्ग ने आवश्यकता के अनुसार जो है मुद्रण स्याही भी बनाई तथा हैंड प्रेस का प्रथम बार मुद्रण कार्य संपन्न करने का प्रयोग किया। तो क्या गुटेनबर्ग ने उसके अपनी आवश्यकता के अनुसार मुद्रण, अब ये स्याही भी किसने बनाया था? गुटेनबर्ग ने बनाया था। और हैंड प्रेस का प्रथम बार मुद्रण कार्य संपन्न करने में है प्रयोग किया। इस हैंड प्रेस में लकड़ी के चौखट में दो समतल भाग, प्लेट एवं बेड जो है, दो समतल भाग होते थे, एक प्लेट और एक बेड, है ना। एक के नीचे दूसरा समानांतर रूप में रखे गए। तो लकड़ी के एक नीचे प्लेट रखा गया या फिर बेड, और ऊपर दोनों को क्या एक दूसरे के समानांतर रूप में रखे गए थे। और कंपोज क्या हुआ, एक टाइप मैटर बेड पर कस दिया जाता था और उस पर स्याही लगाकर तथा कागज रखकर प्लेट्स द्वारा दबाकर मुद्रित किया जाता था। यानी कि जो नीचे था वो बेड होता था और ऊपर से प्लेट से दबाकर जो है मुद्रित या प्रिंट किया जाता था। इस प्रकार जो है
का एक सुस्पष्ट, सस्ता एवं शीघ्र कार्य करने वाला गुटेनबर्ग का ऐतिहासिक मुद्रण शोध 1440 में जो है कि 1440 के वर्ष में शुरू हुआ। जब गुटेनबर्ग को फर्स्ट नामक सुनार साहूकार से बाइबिल छापने का ठेका प्राप्त हुआ, तो ऐसा माना जाता है कि पुराने 22 लाइन एवं 36 लाइन के बाइबिल गुटेनबर्ग के द्वारा छापे गए। हालांकि इन पर प्रकाशन की कोई तारीख अंकित नहीं है। तो 1440 में जो है गुटेनबर्ग को फर्स्ट नामक सुनार का नाम था क्या था, फर्स्ट, या वो एक साहूकार भी था, मतलब उसके पास बहुत पैसा था, तो उसने बाइबिल छापने का ठेका दिया किसको, गुटेनबर्ग को। और वो क्या था कि पुराना जो 22 लाइन और 36 लाइन के जो बाइबिल थे गुटेनबर्ग के द्वारा ही छापे गए थे। हालांकि इन पर प्रकाशन की कोई तारीख अंकित नहीं है। फाइनली जाकर क्या हुआ कि 421 लाइन वाले बाइबिल का जो है मुद्रण गुटेनबर्ग द्वारा शुरू किया गया, लेकिन फर्स्ट और सुओफर द्वारा इसे पूर्ण किया गया, क्योंकि दोनों ने गुटेनबर्ग के प्रेस को कोर्ट की डिग्री द्वारा अपने अधिकार में कर लिया था। इसके पश्चात गुटेनबर्ग ने पुनः मुद्र एवं हैंड प्रेस का विकास कर 36 लाइन में बाइबिल को 1448 में छापा। तो फाइनली जाके क्या हुआ, दोनों में कुछ हो गया था, है ना। तो फाइनली गुटेनबर्ग ने पुनः मुद्रा शुरू किया और हैंड प्रेस का विकास कर 36 लाइन का बाइबिल 1448 में छापा। इसके बाद सुओफर ने, जो सुओफर भी एक था, वो भी छापता था, तो उसने इंडल्जेंस नामक पुस्तक छापी। तो इंडल्जेंस नामक पुस्तक सुओफर ने छापी। हालांकि विवादों में घिरने के बावजूद मेज में शुरू होकर पूर्णता को पहुंची मुद्रण कला का प्रसार शीघ्रता से यूरोपीय देशों एवं अन्य स्थानों में हुआ। कोलाग्ने, आग्सबर्ग, वेसल, रोम, वेनिस, एंटवर्प, पेरिस आदि शहर मुद्रण के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुए। तो इंपॉर्टेंट सिटी से देखिए, कोलाग्न, ऑक्सफर्ड, वेसल, रोम, वेनिस, एंटवर्प, पेरिस आदि शहर मुद्रण के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुए, और यही शहर आगे चलकर पुनर्जागरण एवं व्यापारिक क्रांति के केंद्र के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखा। 1475 ईस्वी में सर विलियम कैक्सटन मुद्रण कला को इंग्लैंड में लाए। तो इंग्लैंड में मुद्रण कला को लाने का श्रेय किसको जाता है, विलियम कैक्सटन को जाता है। टाइम पीरियड क्या था, 1475 ईस्वी। तथा वेस्टमिनिस्टर कस्बे में उनका प्रथम प्रेस स्थापित हुआ, और उन्होंने प्रथम प्रेस जो है कहाँ स्थापित किया, वेस्टमिनिस्टर जो कस्बा था वहां पे। पुर्तगाल में इसकी शुरुआत 1544 में हुआ, और पुर्तगाल में जो है इसका शुरुआत 1544 में हुआ। तत्पश्चात ये आधुनिक रूप में विश्व के अन्य देशों में भी पहुंची। मुद्रण क्रांति का बहुआयामी प्रभाव। छापे खाने की संख्या में वृद्धि के परिणाम स्वरूप मुद्रण कला में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक यूरोपीय बाजार में लगभग 2 करोड़ मुद्रित किताबें आई, जिसकी संख्या जो है 16वीं सदी तक 20 करोड़ हो गई, और इस मुद्रण क्रांति ने आम लोगों की जिंदगी ही बदल दी। आम लोगों का जुड़ाव सूचना, ज्ञान तथा संस्था और सत्ता से नजदीकी स्तर पर हुआ। फलतः लोक चेतना एवं दृष्टि में जो है बदलाव संभव हुआ। मुद्रण क्रांति के फलस्वरूप किताबें समाज के सभी तबकों तक पहुंच पाई, और किताबों की पहुंच आसान होने से पढ़ाई की नई संस्कृति विकसित हुई। एक नया पाठक वर्ग पैदा हुआ। चूंकि साक्षर ही पुस्तकों को पढ़ सकते थे, अतः साक्षरता दर बढ़ाने हेतु पुस्तकों को रोचक तस्वीरों, लोकगीत और लोक कथाओं से जो है सजाया जाने लगा। पहले जो लोग सुनकर ज्ञान अर्जन करते थे, अब पढ़कर भी कर सकते थे। पढ़ने से उनके अंदर जो है तार्किक क्षमता यानी कि लॉजिक का है विकास हुआ। पठन पाठन से विचारों का व्यापक प्रसार हुआ तथा तर्कवाद और मानवतावाद का जो है द्वार खुला। स्थापित विचारों से असहमत होने वाले लोग भी अपने विचारों को फैला सकते थे, और कुछ लोगों के मन में मुद्रित किताबों को लेकर तरह तरह के भय व्याप्त थे। पढ़ने के बाद आम लोगों के व्यक्तित्व में इसका क्या असर होगा, ये भय था कि लोगों में बागी और अधार्मिक विचार पनपने लगेंगे, और मूल्यवान साहित्य की सत्ता जो है समाप्त हो जाएगी। धार्मिक धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना की। तब किताबों में पढ़ने का ही नतीजा था कि जो एक धर्म सुधारक थे मार्टिन लूथर, उन्होंने क्या है कि रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपने 95 जो है इस 95 स्थापनाएं लिखी। क्या है, 95 स्थापना। इसको 95 थीसिस के नाम से भी बोला जाता है, 95 थीसिस। और ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम पे कि 95 थीसिस किसने लिखी थी, तो इसने लिखा था धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने। तो 95 स्थापनाएं लिखी। हिंदी में इसको 95 स्थापनाएं कहा गया। तो इसी की जो एक प्रति जो है वो बीटनबर्ग गिरजाघर के दरवाजे पर टांग दी गई। तो कहाँ पे, बीटनबर्ग एक जगह था, वहाँ के गिरजाघर में है जो इसकी एक प्रति जो है उसको अब तो प्रिंटिंग प्रेस आ गया था, तो उसके बहुत सारे प्रति छपाए, एक प्रति जो है बीटनबर्ग गिरजाघर के दरवाजे पर टांग दी गई। लूथर ने इसके माध्यम से शास्त्रार्थ करने के लिए चुनौती भी दी, और लूथर के लेख आम लोगों जो स्वतंत्र विचारों के पोषक में काफी लोकप्रिय है, और कैथोलिक चर्च की सत्ता एवं उसके चरित्र पर लोगों के द्वारा प्रश्न चिन्ह जो है उठाए जाने लगे। फलस्वरूप चर्च में जो है विभाजन हुआ, और प्रोटेस्टेंट और धर्म सुधारण आंदोलन की जो है शुरुआत हुई। लूथर द्वारा न्यू टेस्टामेंट के अनुवादों की हजारों प्रतियां हफ्ते भर में बिक गई, और 3 महीनों के अंदर जो है दूसरा संस्करण निकालना पड़ा। तो मार्टिन लूथर ने क्या किया था कि जर्मन में बाइबल को अनुवाद किया था, और उसका जो अनुवाद का प्रयोजन था कितने हजारों प्रतियां हफ्ते भर में बिक गई थी, और 3 महीनों के अंदर जो है उसको दूसरा संस्करण भी निकालना पड़ा था। प्रिंट के प्रति जो है कृतज्ञ लूथर ने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है। तो प्रिंट के प्रति कृतज्ञता, क्योंकि उसी से जो क्या था, ये रिवोल्यूशन आया था, है ना, जो चर्च की सत्ता को चुनौती दिया था उसने। तो इसीलिए लूथर ने कहा था कि मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है। तो ये कोट जो है ये भी पूछा जाता है कि किसने कहा ये वो, तो इसको याद रखिए, मार्टिन लूथर ने कहा था। और इसी तरह छपाई से नए बौद्धिक माहौल का निर्माण हुआ, और धर्म सुधार आंदोलन के लिए विचारों का फैलाव बड़ी तेजी से आम लोगों तक हुआ।
अब जो है कि अपेक्षाकृत कम पढ़े लिखे लोग धर्म की अलग अलग व्याख्याओं से परिचित हुए। कृषक से लेकर बुद्धिजीवी तक बाइबल की नई नई व्याख्या करने लगे। ईश्वर एवं सृष्टि के बारे में रोमन कैथोलिक चर्च की मान्यताओं के विपरीत विचार आने से कैथोलिक चर्च जो है क्रुद्ध हो गया और तथाकथित धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए इंक्विजिशन शुरू हो गया। तो क्या शुरू हो गया? इंक्विजिशन शुरू हो गया, जिसके माध्यम से विरोधी विचारधारा के प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर रोक लगा दी गई। और इंक्विजिशन के माध्यम से जो धर्म विरोधी विचार करते थे या जो विरोधी विचारधारा के प्रकाशक होते हैं, उनके पुस्तक विक्रेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अलग अलग संप्रदाय के चर्चों ने देहाती क्षेत्रों में स्कूल स्थापित कर गरीब तबकों के लोगों को शिक्षित करना शुरू किया, जिसके कारण साक्षरता जो है 60 से 80% हो गई। अब गांव के गरीब भी सस्ती किताबें, चैप बुक्स, पंचांग, विलियम थी ब्लू एवं इतिहास आदि की किताबों को पढ़ना शुरू किया। 18वीं सदी के आरंभ से पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जो है मनोरंजक खबरें परोसी जाने लगी और आजकल तो टीवी में मनोरंजक खबरों का ही भरमार है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 18वीं शताब्दी से। इस तरह वैज्ञानिक और दार्शनिक बातें भी आम जनता की पहुंच से बाहर नहीं रही और न्यूटन, टॉमस पेन, वॉल्टेयर, रूसो की पुस्तकें भारी मात्रा में छपनी और पढ़ी जाने लगी। तो जो न्यूटन, टॉमस पेन, वॉल्टेयर, रूसो, ये जो महान फिलोसफर से दार्शनिक थे, उनकी पुस्तकें जो है भारी मात्रा में छपने और पढ़ी जाने लगी। फलतः विज्ञान, तर्क और विवेकवाद के विचार जो है लोकप्रिय साहित्य में भी जगह पाने लगे। 18वीं सदी के मध्य तक जो है मुद्रण क्रांति के फलस्वरूप प्रगति और ज्ञानोदय का प्रकाश यूरोप में फैल चुका था और लोगों में निरंकुश सत्ता से लड़ने हेतु नैतिक साहस का संचार होने लगा था। फलस्वरूप मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए भी अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण किया। क्रांतिकारी दार्शनिकों के लेखन ने परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुशवाद की आलोचना पेश की। अब रीति रिवाज की जगह जो है विवेक और तर्क की कसौटी पर कसकर सत्य को परखा जाने लगा। चर्च की धार्मिक राज की निरंकुश सत्ता पर प्रहार किया जाने लगा और परंपरा पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को दुर्बल किया जाने लगा। अब लोगों में आलोचनात्मक, सवालिया और तार्किक दृष्टिकोण का जो है दृष्टिकोण विकसित होने लगा था। छपाई ने वाद विवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया। पुराने और परंपरागत मूल्यों, संस्थाओं, कायदों पर आम लोगों के बीच मूल्यांकन शुरू हो गया। धर्म और आस्था को तार्किकता की कसौटी पर कसने से मानवतावादी दृष्टिकोण विकसित होने लगे और इस तरह की नई सार्वजनिक दुनिया ने सामाजिक क्रांति को जन्म दिया। साहित्यों ने आम लोगों को निरंकुश राजशाही के प्रति आक्रोशित भी करने का प्रयास किया। तकनीकी विकास, अब टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है, तकनीकी विकास क्या क्या हुआ छपाई की इसमें कि 18वीं सदी के अंत तक प्रेस धातु के बनने लगे थे। अब तक तो लकड़ी और जो क्या थे कि लकड़ी के बनते थे, धातु के भी बनते थे, लेकिन पूरा का पूरा जो है कंप्लीटली अब धातु के बनने लगे थे। और 19वीं सदी तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बना लिया था। अब 19वीं सदी में मतलब न्यूयॉर्क का एक था रिचर्ड एम हो नाम के एक व्यक्ति ने, अब उसको शक्ति चालित यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी या किसी दूसरे तरह के ऊर्जा से जो है क्या है कि बेलनाकार प्रेस बना लिया था, है ना। और बेलनाकार प्रेस से क्या होता था कि इसे प्रति घंटे 8000 ताव छापे जा सकते थे, यानी कि प्रति घंटे के 8000 जो है पेज, है ना। ताव मतलब इधर ये एक इधर का पेज और दूसरा पेज, इसको ताव कहा जाता है कि 8000 ताव जो है छापे जा सकते थे। और सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस भी आ गया था और सदी के अंत तक मतलब 19वीं सदी के अंत तक जो है ऑफसेट प्रेस भी आ गया, जिसमें क्या हो गया यहाँ पे तो एक देख लेते हैं पहले कि देखिए ये बेलनाकार जो प्रिंटिंग प्रेस था उसका चित्र कैसा दिखता था। यहाँ ये बेलनाकार रूप में था, यहाँ पे पेपर को फंसा दिया, गोल गोल घूमता था और छप जाता था। तो अब पढ़ेंगे कि ऑफसेट प्रेस के बारे में कि जब सदी के अंत तक जो ऑफसेट प्रेस आ गया था उसमें एक खास बात क्या थी कि जिसमें 6 रंगों में छपाई जो है एक साथ संभव थी, कि अब छपाई जो है 6 रंगों में एक साथ संभव थी। तो ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चित्र है जिसमें एक साथ जो है 6 रंगों का इस्तेमाल किया गया था, चित्रित पांडुलिपि। और 20वीं सदी के प्रारंभ से फिर और ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, तकनीकी विकास हुआ, तो क्या हुआ कि बिजली से चलने वाले जो है छापे खाने ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया और तकनीकी रूप से सुधार के चलते प्लेट की जो है गुणवत्ता वो भी बेहतर हुई। पेपर, रील और रंगों के लिए फोटो जो है विद्युतीय नियंत्रण भी काम आने लगा, फोटो विद्युतीय नियंत्रण जो है वो भी काम आने लगा। अब पुस्तकें जो है सस्ती और रोचक कवर के साथ पृष्ठों के साथ पाठकों के बीच पहुंचने लगी। तो क्या हो कि जब कलर के साथ छपने लगा तो कलर हमेशा से सबको अट्रैक्ट करता है, तो अब क्या है कि जब बिजली से टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ तो क्या कि पुस्तक सस्ती भी हो गई और रोचक मतलब इंटरेस्टिंग कवर के साथ पाठकों के बीच पहुंचने लगा। इन पुस्तकों के पूर्व पांडुलिपियों के माध्यम से लोग ज्ञान अर्जन करते थे और ये आम छात्रों के लिए सुलभ नहीं थी क्योंकि ये काफ़ी पुरानी, महंगी और दुर्लभ पड़ती थी। तो जो पूर्व पांडुलिपियाँ होती थी तो वो जो था कि कॉमन स्टूडेंट्स के लिए वो सुलभ नहीं थी क्योंकि ये काफ़ी महंगी भी होती थी और मिलता नहीं था, दुर्लभ हुआ करती थी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में जो प्रेस का विकास हुआ वो कैसे हुआ, कि भारत में छापाखाना के विकास आज के पहले हाथ से लिखकर पांडुलिपियों को तैयार करने की पुरानी एवं समृद्ध परंपरा थी। तो भारत में पहले से छापाखाना के बहुत पहले से किताब लिखा जाता था और किताब कैसे लिखा जाता है कि हाथ से लिखकर पांडुलिपियों को तैयार किया जाता था, उसकी पुरानी एवं समृद्ध व्यवस्था थी। यहाँ संस्कृत, अरबी एवं फारसी साहित्य के अनेक अनेक तस्वीर जो सुलेखन कला से परिपूर्ण साहित्यों की रचनाएं होती रहती थी। इन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए सजिल भी तैयार किया जाता था। तो हम लोग ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं कि कैसे जो अकबर के टाइम से ही मिनिएचर पेंटिंग्स जो था, छोटे छोटे पेंटिंग्स जो है किताबों में सजाया जाता था। तो और यहाँ पे क्या था कि फिर भी पांडुलिपियाँ जो है काफ़ी नाजुक और महंगी होती थी क्योंकि वो हाथ से लिखी जाती थी, तो ऑलरेडी वो क्या हो गया कि नाजुक और महंगी होगी। पांडुलिपियों की लिखावट जो है कठिन होने एवं प्रचुरता से उपलब्ध नहीं होने के कारण ये आम जनता के पहुँच के बाहर थी। तो इससे क्या था कि आम जनता के पहुँच तक नहीं थी।
छापाखाना के आविष्कार ने भारत की भी तस्वीर बदल दी। प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों द्वारा 16वीं सदी में लाया गया। तो कब लाया गया? 16वीं सदी में लाया गया। वैसे एग्जैक्ट डेट क्या है? ये सबको पता है कि प्रिंटिंग प्रेस गुटेनबर्ग कब लाया था, इसका डेट मैं नहीं बताऊंगी, है ना? आप हमको कमेंट करके बताइए। तो जेsuit पुजारियों ने कोंकणी में कई पुस्तिकाएँ छापी और कैथोलिक पुजारियों ने 1579 में पहली जो है तमिल पुस्तक छापी। तो जो कैथोलिक पुजारी थे, उन्होंने इंडिया में क्या है कि 1579 में पहली बार जो है तमिल में पुस्तक छापी थी, है ना? और जेsuit पुजारियों ने कोंकणी में कई पुस्तकें छापी थी। क्यों कोंकणी? क्यों कोंकणी जो था उस टाइम गोवा का भाषा था और गोवा में ही क्या है कि सबसे पहले भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जो है वहाँ पे आविष्कार तो नहीं कह सकते, वहाँ पे सबसे पहले यूज़ हुआ था, है ना? इस्तेमाल किया गया था, शुरुआत हुआ था। डच प्रोटेस्टेंटों ने कई किताबों को अनुदित करके भी छापा और भारत में समाचार पत्रों का जो उदय हुआ था वो 19वीं सदी की जो है महत्वपूर्ण विशेषता है। यह न सिर्फ विचारों को तेजी से फैलने वाला अनिवार्य सामाजिक संस्था बन गया, बल्कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारतीयों की भावना को एक रूप देने, उसकी नीतियों एवं शोषण के विरुद्ध जागृति लाने एवं देश प्रेम की भावना जागृत कर राष्ट्र निर्माण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। तो भारत में समाचार पत्रों की जो स्थापना कब हुआ था? तो ये हम लोग सब जानते हैं कि आधुनिक भारतीय प्रेस का जो है प्रारंभ 1766 में विलियम बोल्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन से हुआ। तो ये भारत में नहीं, ये इंग्लैंड में हुआ था। क्या कि सबसे पहले आधुनिक भारतीय प्रेस का जो है प्रारंभ कब हुआ था? 1766 में हुआ था। और किसने किया था? विलियम बोल्स ने समाचार पत्र का प्रकाशन से किया था। लेकिन इससे क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी उसके कार्य से नाखुश होकर उसको इंग्लैंड भेज दिया और ये क्या हुआ? सफल नहीं हो पाया। और फाइनली जब हम लोग कभी भी पढ़ते हैं क्या कि भारत का पहला जो है समाचार पत्र 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा किया गया था। ये अगस्टस हिक्की का चित्र है यहाँ पे और उसने क्या बंगाल गजट को छापा। ये सब पहला सफल था, लेकिन अगर इतिहास का अंदर खंगालने जाएंगे तो क्या है कि 76 में पहला बार किसने? विलियम बोल्स ने एक कोशिश की थी, लेकिन उससे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है नाखुश हो गया और उसको इंग्लैंड भेज दिया। तो हिक्की ने क्या किया था, हिक्की को भी कंपनी की आलोचना करने के अपराध में सजा भुगतनी पड़ी थी। तो कोई भी काम शुरू करो वो बहुत ही मुश्किल होता है। तो अगस्टस हिक्की जो अंग्रेज ही था, लेकिन उसको भी कंपनी की आलोचना करने के अपराध में जो है सजा भुगतनी पड़ी थी और हिक्की के प्रेस को कंपनी ने जब्त कर लिया था। और नवंबर 1780 में प्रकाशित इंडिया गजट जो है दूसरा भारतीय पत्र था। जब बंगाल गजट को जब क्या क्या जब्त कर लिया, तब 1780 में दूसरा उसने प्रकाश किया, क्या? इंडिया गजट को। और यह दूसरा भारतीय पत्र था। और 18वीं सदी के अंत तक बंगाल में जो है कलकत्ता कैरियर, एशियाटिक मिरर तथा ओरिएंटल स्टार, बम्बई गजट तथा हेराल्ड और मद्रास कैरियर, मद्रास गजट आदि समाचार पत्र जो है प्रकाशित होने लगे। और ये सभी समाचार पत्र जो है साप्ताहिक थे, तो अलग-अलग दिन प्रकाशित होते थे। और इन जो अभी जितना भी नाम बताया गया ना कि कलकत्ता कैरियर, एशियाटिक मिरर, ओरिएंटल स्टार, बम्बई गजट, हेराल्ड, मद्रास कैरियर, मद्रास गजट, इसमें क्या खास बात थी कि इसमें यह विशेषता थी कि ये एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी ना होकर पूरक थे। मतलब ये सब क्या होते, एक दूसरे के कंपटीटर नहीं थे, है ना? और ये बल्कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे। जैसे हम लोग अभी टीवी और ये सब जैसे ना कि सब लोग अपने आप को नंबर 1 बता रहा है और टीआरपी के लिए लड़ाई हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता था। बल्कि ये सब लोग क्या करते थे, एक दूसरे को हेल्प करते थे, एक दूसरे के पूरक थे, कॉम्प्लीमेंट करते थे। इनका क्षेत्र कंपनी के अधिकारियों, व्यापारियों तथा मिशनरियों तक ही सीमित था। और इसका जो क्षेत्र था, कार्य क्षेत्र था, ये कंपनी के अधिकारियों, व्यापारियों तथा मिशनरियों तक ही सीमित था। ये आम जनता तक कभी नहीं पहुंचा था। अब क्या होगा कि भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम, अब कोई भारतीय या जितने भी थे ये सब कोई ना कोई जो अंग्रेज थे वो वही लोग प्रकाशित करते थे। लेकिन पहला भारतीय जिसने समाचार पत्र को प्रकाशित किया 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक जो था बंगाल गजट था। तो पहला बंगाल गजट किसने निकाला था? 1780 में जो है जेम्स अगस्टस हिक्की ने, जिसको क्या है जब्त कर लिया था। और 1816 में फाइनली जाके गंगाधर भट्टाचार्य जो एक भारतीय था और किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार जो है जो एक साप्ताहिक था बंगाल गजट था। और 1818 में इसके जस्ट 2 साल बाद ब्रिटिश व्यापारी ने जेम्स सिल्क बर्किंघम नामक पत्रकार की सेवा प्राप्त की और इसने बड़ी योग्यता से कलकत्ता जर्नल का संपादन किया। तो कलकत्ता जर्नल नाम का जो है वो था 1818 में किसने? ब्रिटिश व्यापारियों ने इसका संपादन कर लॉर्ड हेस्टिंग्स तथा जॉन एडम्स की परेशानी तथा उलझन में डाल दिया। तो जो लॉर्ड हेस्टिंग्स है उस टाइम के वायसराय या गवर्नर जनरल और जॉन एडम्स जो थे उनको क्या है परेशानी तथा उलझन में डाल दिया। बर्किंघम ने अपने पत्रकारिता के माध्यम से जो है प्रेस को जो है जनता का प्रतिबिंब बताया है। तो जो बर्किंघम ही थे जिन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि प्रेस जो है जनता का प्रतिबिंब होता है, यानी कि प्रेस का जो काम है वो हमेशा क्या है जनता के मुद्दों को उठाना, जनता की बात को जो अधिकारी है या जो सरकार है उनकी बात तक पहुंचाना होता है ना? तो ये आप यहाँ पे एक देख सकते हैं कि एक चित्र है, ये अमृत बाजार पत्रिका का मुख्य पृष्ठ है। तो अब बर्किंघम के बारे में बताइए कि बर्किंघम ने प्रेस को आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने, जांच पड़ताल करके समाचार देने तथा नेतृत्व प्रदान करने की ओर प्रवृत्त किया और अपने प्रगतिशील कार्यों से ये कंपनी की आंखों में खटकने लगा। और ये इसी सब प्रगतिशील कार्यों की वजह से जो है कंपनी की आंख में खटकने लगा और फलतः इसके प्रेस को भी बंद कर 1823 में जो है इंग्लैंड भेज दिया गया। अब एक और जो है कि 1821 में जो है बंगाली में संवाद कौमुदी तथा 1822 में फारसी में प्रकाशित मीरातुल अखबार के साथ प्रगतिशील राष्ट्रीय प्रवृत्ति के समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ। अब बताइए कि संवाद कौमुदी और मीरातुल अखबार का जो है किसने वो किया था, प्रकाशन किया था? आप लोग सब जानते हैं। तो ये क्या थे? राजा राममोहन रॉय थे। तो उन्होंने कब किया था? 1881 में। इसकी भाषा क्या थी? बंगाली में थी, संवाद कौमुदी। और 1822 में फारसी में क्या था? मीरातुल अखबार। और प्रगतिशील राष्ट्रीय प्रवृत्ति के समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। और इन समाचार पत्रों के जो संस्थापक थे राजा राममोहन रॉय थे।
अभी बताया गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये राजा राम मोहन रॉय का चित्र है। तो इन्होंने क्या किया था कि जिन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का हथियार भी बनाया और अंग्रेजी में ब्राह्मणिकल मैगजीन भी राजा राम मोहन रॉय ने लिखा है। तो पहले बंगाली और फारसी में निकाल चुके थे, अब अंग्रेजी भाषा में ब्राह्मणिकल मैगजीन भी निकाले। और 1822 में बम्बई से गुजराती भाषा में दैनिक बम्बई भी निकाला। अब गुजराती भाषा में इन्होंने दैनिक बम्बई समाचार निकालने लगे। द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर तथा राम मोहन रॉय जो उस टाइम के दिग्गज थे, उनके प्रयास से 1830 में बंगदत्त की स्थापना हुई। बंगदत्त नहीं होगा, बंगदूत होगा। बंगदूत की स्थापना हुई और 1831 में जामे जमशेद और 1851 साल में गुफ्तार तथा अखबार सौदागर का प्रकाशन आरंभ हुआ। तो ये जो डेट्स है ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो बंगदूत की स्थापना कभी 1829 हुई और जो ब्रह्म समाज जो राजा राम मोहन के द्वारा चलाया गया था कब हुआ था? 1828 में। तो यहाँ पे है कि 1851 साल में गुप्ता तथा अखबारी सौदागर का प्रकाशन जो है वो आरंभ हुआ था। अंग्रेज प्रशासकों ने भारतीय समाचार पत्रों के द्वारा जो है तात्कालीन सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श का स्वागत नहीं किया और प्रेस से प्रतिबंधित करने का जो है कुत्सित प्रयास किया। प्रेस को प्रतिबंधित करने का है अंग्रेज प्रशासकों ने कुत्सित प्रयास किया था। प्रेस की विशेषताएं जो है समानुसार बदलते परिप्रेक्ष्य में, तो समय बदल रहा था, उसके परिप्रेक्ष्य में जो है प्रेस की क्या विशेषताएं थी। तो 19वीं सदी के पूर्वार्ध में जागरूकता के अभाव के कारण सामान्य जनता से लेकर जमींदारों तक की रुचि राजनीति में नहीं थी। फलतः समाचार पत्रों का जो है वितरण कम था और पत्रकारिता जो है वो घाटे का व्यापार था, है ना। समाचार पत्रों के जनमत पर कोई विशेष प्रभाव नहीं होने के कारण अंग्रेज प्रशासक भी प्रवाह नहीं करते थे। ये कब? जब 19वीं सदी के शुरू में था। लेकिन तब भी क्या था, जो भी आलोचना ज्यादा करता था उसको जो प्रेस था उसको जब्त कर लिया जाता था। और फिर भी समाचार पत्रों द्वारा न्यायिक निर्णयों में पक्षपात, धार्मिक हस्तक्षेप और प्रजातीय भेदभाव की आलोचना करने से धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन को बल मिला तब भारतीय जनमत जागृत हुआ। और 1857 के विद्रोह के पश्चात जो है समाचार पत्रों की प्रकृति का विभाजन प्रजातीय आधार पर किया जा सकता है। तो भारत में दो प्रकार के प्रेस थे कब? 1857 के विद्रोह के बाद। एक थे एंग्लो इंडियन प्रेस और एक भारतीय प्रेस। एंग्लो इंडियन प्रेस की प्रकृति और आकार जो है वो विदेशी था और वे भारतीय में फूट डालो और शासन करो का पक्षधर था। मतलब मीडिया को खरीदने का काम 1857 के विद्रोह के बाद से अंग्रेजों ने शुरू कर दिया। तो जो प्रेस थे एंग्लो इंडियन प्रेस थे, उसको उसने खरीद लिया। तो वो जो क्या करते थे, अंग्रेजों की चापलूसी ही करते थे और भारत में फूट डालो और शासन करो का जो है पक्षधर था। लेकिन जो भारतीय प्रेस थे वो क्या कहते थे, उसके अगेंस्ट थे। और ये दो संप्रदायों के बीच जो है एकता का के प्रयास का घोर आलोचक था। मतलब हिंदू मुस्लिम जो एकता था उसका वो घोर आलोचक था। और इसके द्वारा भारतीय नेता पर राज के प्रति गैर वफादारी का जो है सदैव आरोप लगाया जाता रहा। और एंग्लो इंडियन प्रेस को जो है विशेषाधिकार भी प्राप्त था। सरकारी खबरें एवं विज्ञापन इसी को दिया जाता था और सरकार के साथ इसका घनिष्ठ संबंध था। भारतीय प्रेस जो है अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होते थे और 19वीं तथा 20वीं सदी में राम मोहन रॉय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली, मौलाना आजाद आदि ने भारतीय प्रेस को शक्तिशाली तथा प्रभावकारी बनाया। 19वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा संपादित कई समाचार पत्र थे, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 में, स्टेट्समैन 1875 में और इंग्लिशमैन जो है कलकत्ता से, मद्रास मेल मद्रास से और पायनियर जो है 1865 में इलाहाबाद से और 1876 में सिविल और मिलिट्री गजट जो है लाहौर से प्रकाशित होने लगा। ये जितने भी है ना, इसको रट लेना है क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का टाइम पीरियड क्या है? 1861, स्टेट्समैन क्या है? 1875 और इंग्लिशमैन जो न्यूज़पेपर वो कहाँ से छपता था? कलकत्ता से, मद्रास मेल मद्रास से, पायनियर 1865 में इलाहाबाद से और 1876 में क्या होता है कि सिविल और मिलिट्री गजट लाहौर से प्रकाशित होने लगा था। और इंग्लिशमैन जो थे सबसे रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी समाचार पत्र था, है ना। जबकि स्टेट्समैन उदार विचारों का पोषक था और ये सरकार और कांग्रेस दोनों की आलोचना करता था। पायनियर जो है पायनियर सरकार का समर्थक और भारतीयों का आलोचक था। तो ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है और इसका जो है चैप्टर का जो बाकी वो हिस्सा है उसको पार्ट 2 में पब्लिश करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आपको कैसा लगा और जो क्वेश्चन पूछा है कि भारत में प्रेस जो है वो किस साल में आया था, है ना? या फिर जो है कब पब्लिश हुआ था पहला भारत में जो है प्रिंटिंग प्रेस से कोई बुक, है ना? या कौन-सा बुक, इसकी जो भी डिटेल्स है आप कमेंट में बताइए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सहयोग दें। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।